नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन सबसे पहले एक बार उन दर्शकों का शुक्रिया जो आकर लिखते हैं फर्स्ट कमेंट। ये ऐसे दर्शक हैं जिनका जबरदस्त भरोसा है हमारे ऊपर, जो वीडियो देखने से पहले ही कमेंट करते हैं। आप सब हमारी ताकत हैं, आप सब हमारी मोहब्बत हैं, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों की बात करें तो जैसा मैंने कहा था, आपसे बताया था कि दोहा में समिट होने वाली है और अरब और इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी यह समिट कल दोहा के अंदर हुई। दुनिया भर के जो इस्लामिक देश हैं, अगर इनके नंबर देखिए तो 53 के आसपास ये देश हैं, 53-54 देश हैं। अगर इनकी ताकत देखिए तो ग्लोबल जो हमारी जीडीपी है उसका 8% इन देशों से आता है। दुनिया की 26% आबादी इन मुल्कों में रहती है। 2 लाख से ज्यादा टैंक हैं इनके पास और जाने क्या क्या है। दुनिया के हर हिस्से में हैं, अफ्रीका से हैं, मिडिल ईस्ट यानी एशिया से तो है ही, यहां तक कि यूरोप से भी अल्बानिया के प्रतिनिधि आए थे। तो इस रूप में देखें तो दुनिया की बड़ी ताकत है जब एक साथ बैठते हैं अरब और इस्लामिक देश। सारे लोग आए, बड़ी बड़ी बातें हुई। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे कतर के अमीर, उन्होंने कहा कि इजराइल जब नए मिडिल ईस्ट की बात करता है तो उसको ऐसा लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट पर उसका रुतबा चलेगा, वो जहां चाहेगा जा सकेगा, आ सकेगा, और यह बहुत बड़ा भ्रम है, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अगर सीसी की बात करें, इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सीसी, अगर उनकी बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो हमला हुआ है इसकी वजह से जो पहले पीस डील्स हुई हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो सकती हैं। अगर पेजेश्कियन की बात करें, ईरान के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ये एक चुनौती है, ये सीधे सीधे आपके सामने एक चुनौती है, या तो एक हो जाइए, एक होकर इजराइल के मुकाबले के लिए तैयार रहिए, या एक एक करके बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। जॉर्डन के जो शाह हैं उनका कहना है कि विद ऑल कैपेबिलिटीज, सारी ताकत के साथ हम कतर के साथ खड़े हैं। क्या करने के लिए खड़े हैं पता नहीं। टर्की का कहना है कि इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगा देना चाहिए, सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बातें 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 ये सारी हो गई और इसके बाद जो सऊदी गजट है उसमें खबर छपती है कि अटैक ऑन वन स्टेट इज अटैक ऑन ऑल स्टेट्स, यानी अगर एक अरब मुल्क पे हमला होता है तो ये सारे अरब मुल्कों के ऊपर हमला है। और मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, ये जो मीटिंग थी उसमें पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट थे महमूद अब्बास, वो भी थे। पैलेस्टाइन को भी एक अरब स्टेट माना जाता है, तभी तो यहां पर बुलाया गया। तो जब पैलेस्टाइन के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जब मैं आपसे यह खबर शेयर कर रहा हूं तो यह खबर आ चुकी है कि गजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है, यानी पहले हवाई बमबारी हुई, अब टैंक वहां पर जा रहे हैं। अगर बाकी अरब मुल्कों पर हमले को सारे अरब इलाके पर हमला माना जा रहा है, तो जब फलस्तीन के ऊपर 2 साल से इजराइल हमला कर रहा था तो ये सारे लोग खामोश क्यों बैठे थे? इसलिए क्योंकि फलस्तीन के पास पैसा नहीं है, इसलिए क्योंकि फलस्तीन के पास पावर नहीं है, इसलिए क्योंकि फलस्तीनी मरने के लिए ही बने हैं, इसलिए क्योंकि तब तक इजराइल से इनको कोई खतरा नहीं लग रहा था। अब जब इजराइल से इनको खतरा लग रहा है तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करेंगे कुछ नहीं। पूरी समिट से जो निकल के आया वो एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि यूएन जाएंगे, फलाना जाएंगे, ढिमका जाएंगे। ओमान के शासक वहां नहीं गए थे, ओमान के जो शाह हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव गया था और उन्होंने जो कहा वो यही कहा कि हमको सारे तरीकों से इजराइल की मुखालिफत करनी चाहिए। अब आप ये सुन के खुश हो जाएंगे, लेकिन उस मुखालिफत का मतलब उन्होंने आगे बताया। यूएन में लेटर लिखना चाहिए, सारे लीगल तरीके अपनाने चाहिए, यूएनएससी से कहना चाहिए भैया अमेरिका जब तक बैठा हुआ है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, किसी प्रपोजल में इजराइल का नाम तक नहीं आएगा। आप जनरल असेंबली में तो पहले ही 142 देश आपके साथ खड़े हो चुके हैं, लेकिन उससे होना क्या है? वो बाइंडिंग तो है नहीं। ऐसे जाने कितने प्रस्ताव पास हो चुके हैं, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान के ऊपर पहला हमला किसने किया था? इजराइल ने किया था। और तब ये कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, जॉर्डन, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं वो चुपचाप बैठे हुए थे। ईरान से जो मिसाइलें चल रही थी उसको इंटरसेप्ट करके गिरा दे रहे थे, लेकिन इजराइल से जो मिसाइलें आ रही थी उनको नहीं रोक रहे थे। तो जब ईरान पे हमला हो रहा था तो खामोश बैठे हुए थे। इनको लगता था अमेरिका हमारा बहुत अच्छा दोस्त है तो हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। फलस्तीन पे हमला हो रहा था तो खामोश बैठे थे, हमें क्या करना है, जबानी जमा खर्च करो और कहानी खत्म करो। यमन की तरफ से एक जो पाला हुआ बंदा है, जो रियाद के एक होटल में रहता है,
जिसको यूएई, सऊदी अरबिया और अमेरिका और इजराइल ख्वाब देखते हैं कि कल को यमन की गद्दी पर बैठेगा, उसको ये लोग लेके गए थे इस मीटिंग में। और वो कहता है कि रेड सी में जो हमले हो रहे हैं, यानी हूथी जो हमले कर रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। इजराइल की बात करता है, वो बात करता है जो इजराइल अगर वहां पर होता तो करता, और उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के ले जाते हैं यूएई और सऊदी अरबिया के लोग, क्योंकि यमन के हूथियों के साथ वो समझौता नहीं कर सकते। जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो यमन के हूथी हो, चाहे लेबनान के हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास के लोग हों, या हमास छोड़ दीजिए आप, सारी तंजीमें हो मिडिल ईस्ट, सारी तंजीमें हो फलस्तीन की, वो तो इनके दुश्मन हैं। और अब बयान दे रहे हैं कि इजराइल जो है वो दुश्मन कंट्री है। नेतन्याहू ने भी कह दिया, कतर को कह दिया एनिमी कंट्री। लेकिन नेतन्याहू अच्छी तरह से जानता है कि कतर कुछ नहीं करने वाला। नेतन्याहू अच्छी तरह से जानता है कि बातें कितनी भी कर लें, ये सारे मुल्क इजराइल के ऊपर हमला नहीं करने वाले। उसने साफ साफ कह दिया कि हम दोबारा भी हमला करेंगे, तिबारा भी हमला करेंगे, हमास के लोग जहां होंगे वहां हम हमला करेंगे। हालांकि इस पर जो कतर के अमीर हैं, उन्होंने सवाल जरूर पूछा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि आप शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि अपने होस्टेज वापस पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जब हमास के लोग इकट्ठा होते हैं इस प्रस्ताव पर बात करने के लिए जो ट्रंप ने दिया था, तो आप उनको मारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप होस्टेज डील नहीं चाहते हैं, आप सीज फायर नहीं चाहते हैं। कौन सी नई बात कह दी? सब जानते हैं कि इजराइल किसी तरह का होस्टेज डील, किसी भी तरह का समझौता नहीं चाहता है। होस्टेज जो थे वो इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए पहले दिन से इंपॉर्टेंट नहीं थे। वो आपकी बात क्या सुनेगा? आज की खबर है, टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम टाइम्स, हर जगह छपी हुई है कि आईडीएफ का जो अभी का चीफ है वो कह रहा है कि डील कर लीजिए, इस जंग से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मोसाद ने कतर पर जब हमला हो रहा था तो कहा था कि मत कीजिए हमला, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जब उनकी नहीं सुनी, जब अपने ही आर्मी चीफ और मोसाद चीफ की नहीं सुन रहा है नेतन्याहू, तो आपकी क्या सुन लेगा? आपकी बातों का उसके ऊपर क्या असर हो जाएगा? और दोहरापन आप उठाकर देख लीजिए। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर थे कल उस मीटिंग में, और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इजराइल पीस नहीं चाहता है, इजराइल लगातार हमला कर रहा है। लेकिन उनकी आर्मी क्या कर रही है? उनकी आर्मी इजराइल के हमले का जवाब नहीं दे रही है। वो अमेरिका से पैसे और हथियार ले रही है हिजबुल्लाह के हथियार छीनने के लिए, यानी हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए। यानी उनका दुश्मन हिजबुल्लाह है, उनका दुश्मन जो है वो इजराइल नहीं है। जबानी कुछ भी कह ले, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पैसे से अपना स्टेट चला रहे हैं। अमेरिका का प्रतिनिधि आता है और वहां पर पत्रकारों से बदतमीजी करता है, और लेबनान की सरकार कुछ नहीं कह पाती है। अमेरिका से पैसे ले रही है, हथियार ले रही है, ताकि हिजबुल्लाह से हथियार छीना जा सके। किसकी किसकी बात करें? इस मीटिंग में सीरिया का रिप्रेजेंटेटिव भी था, जो कहता है इजराइल से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी दुश्मनी हिजबुल्लाह से है, उसकी दुश्मनी ईरान से है, उसकी दुश्मनी बाकी सबसे है, लेकिन इजराइल से नहीं है। ऐसी कंट्री 54 नहीं 540 भी हो जाएं, ऐसी कंट्रीज के पास 2 लाख नहीं 20 लाख टैंक भी हो जाएं, अगर वो जिगरा नहीं है, अगर वो हिम्मत नहीं है, अगर वो नीयत नहीं है, तो फिर ये इजराइल का मुकाबला क्या करेंगे? अगर वाकई ये सब होता तो जिस दिन फलस्तीन के अंदर जेनोसाइड शुरू हुआ था, और जेनोसाइड पे मैं आपको बता दूं कि आज अभी जब मैं ये खबर कर रहा हूं तो यूएन की एजेंसी ने, यूएन की एक और एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है कि जो कुछ चल रहा है गजा के अंदर वो सब जेनोसाइड की परिभाषा के तहत आता है। यानी इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गजा के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन की एम्बेसी कह रही है। यूएन के 500 एक्सपर्ट मिलकर कह चुके हैं जेनोसाइड कर रहा है। यह जेनोसाइड जब शुरू हुआ था, अगर वाकई इनकी नीयत और हिम्मत होती, तमाम मीटिंग्स हुई अरब इस्लामिक कंट्रीज के इसके पहले भी, अगर इन लोगों ने मिलकर यह जेनोसाइड रोकने की बात की होती तो आज फलस्तीन में यह हाल नहीं होता। और आज अगर फलस्तीन में यह हाल नहीं होता तो कतर के ऊपर हमला करने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन तब जबानी जमा खर्च सारे कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। हूथियों ने रेड सी रोक दिया, पानी का रास्ता रोक दिया, तो सऊदी अरब और यूएई मिलकर जमीन के रास्ते इजराइल में माल पहुंचा रहे थे। ये जो टर्की का राष्ट्रपति है अर्दोगान, इसने सारे तिजारती रिश्ते अपने बनाए हुए थे। इसका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा था कि सीरिया की सरकार गिर जाए, बजाय इसमें कि गजा के अंदर जेनोसाइड रुके। तो आपस में लड़ते रहो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो, अय्याशी करते रहो, और अमेरिका के सामने सर झुकाते रहो।
ये तो अब दुनिया जानती है कि जो हमला हुआ था कतर के ऊपर, मैं तो पहले दिन से कह रहा था, अब सोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है, जो बराक डेविड और वेस्टर्न मीडिया 4 दिन तक चलाते रहे कि ट्रंप बेचारा तो कुछ नहीं जानता था, ट्रंप तो बड़ा नाराज है इजराइल से। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि यह सब झूठ है और मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा। न ट्रंप नाराज है, न ट्रंप को बिना बताए हमला हुआ। अब बराक डेविड और दूसरे पत्रकार सोर्सेस के हवाले से बता रहे हैं कि यह हमला करने से पहले ही इजराइल ने अमेरिका से बात कर ली थी और अगर ट्रंप चाहता तो यह हमला नहीं होता, लेकिन ट्रंप ने ना नहीं कहा। जब नेतन्याहू ने फोन करके बताया ट्रंप को कि हम हमला नहीं करने जा रहे हैं, तो खबर यह छापते हैं कि ट्रंप ने ना नहीं कहा। अरे ये कहो ट्रंप ने हां कहा, बिल्कुल कर दो। ना नहीं कहा का मतलब क्या होता है? किसी को आप शराब दीजिए और वो ना कहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो हां कह रहा है। तो कहिए कि ट्रंप ने हां कहा कि हां कतर पे हमला करो, और अब भी वो क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा है, मैंने कल भी बताया था कि ये नहीं कह रहा है हमला मत करो, वो कह रहा है थोड़ा ज्यादा सावधान रहो, यानी हमला करो। और उसी की शय है, आप देखिए मार्क रूबियो पहुंचता है इजराइल, और इजराइल पहुंच के फलस्तीनियों को वो जानवर से बदतर कहता है। उस जेनोसाइड को रोकने की कोई बात नहीं करता है, कहता है कतर हमारा एलाई था, लेकिन यह भी कहता है कि इजराइल को अधिकार है कहीं भी हमास के लोग हैं उनको मार सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे यह है कि सपोर्ट करता है। ट्रंप ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं, वो क्या करते हैं, ट्रुथ सोशल करते हैं, और उस पर लिखते हैं कि हमें खबर मिली है कि हमास के लोग जो होस्टेज हैं उनको यूज कर रहे हैं ह्यूमन शील्ड की तरह, और ये नहीं होना चाहिए, होस्टेज वापस कर दो। क्यों कर दें भाई? और क्या करें? होस्टेजेस का सर पे लेके घूमे, होस्टेजेस को बचाने के लिए अपनी जान देते रहें। जो इजराइल के जेल में हजारों फलस्तीनी बंद हैं उनकी चिंता नहीं है, ह्यूमन राइट की तुमको चिंता हो रही है। वहां घर गिराए जा रहे हैं, कल एक यूनिवर्सिटी गिरा दी गई, 3.5 लाख के आसपास लोगों के मारे जाने की खबर है, 1-1.5 लाख बच्चे मार दिए गए। उनके ह्यूमन राइट नहीं थे, सिर्फ इन होस्टेजेस के ह्यूमन राइट हैं। इनको खाना खिलाएं, इनको एसी में रखें, इनको शांति से रखें और अपनी जान देते रहें। गजा के बच्चे मरते रहें, औरतें मरते रहें, बूढ़े मरते रहें, नौजवान मरते रहें, सब कुछ होता रहे, सिर्फ इन होस्टेजेस को बचाएं। आसान तरीका था, डील हो जाती, सीज फायर हो जाता, इजराइल युद्ध रोक देता, हमास तैयार था सारे के सारे होस्टेजेस को वापस करने के लिए। लेकिन नेतन्याहू को होस्टेज नहीं चाहिए, नेतन्याहू को चाहिए अपनी कुर्सी, कि किसी भी तरह वो कुर्सी पर बैठा रहे। उसका जो मंत्री है कार्ड, जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो ट्वीट करता है गजा इज बर्निंग, गजा जल रहा है, और उस पर ट्रंप को कोई भी किसी भी तरह के ह्यूमन राइट की याद नहीं आती है। मानो गजा में जो लोग रहते हैं वो इंसान है ही नहीं, मानो फलस्तीनी इंसान है ही नहीं, उनके ह्यूमन राइट नहीं है। ह्यूमन राइट सिर्फ उन इजरायलियों के हैं जिन्होंने 2 साल से गजा को नरक बनाने की कसम खाई हुई है, और उस नेतन्याहू के हैं जो अपनी गद्दी बचाने के लिए लगातार लोगों को मार रहा है, जिसको यूएन की संस्था जेनोसाइड कह चुकी है। और इसीलिए ये जो मीटिंग हुई है, इस पर मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो एक लाइन की टिप्पणी की है वो सबसे ज्यादा असरकारी टिप्पणी है। उन्होंने कहा है कि बातों से और रेजोल्यूशन पास करने से मिसाइलें नहीं रुकती हैं, मिसाइलें मिसाइलों से रुकती हैं। मिसाइलें तब रुकती हैं जब उनको यह डर होता है कि हमें मार गिराया जाएगा या हमारे बदले में मिसाइलें गिरेंगी। ईरान से लड़ाई करने गया था इजराइल, 12 रोजा जंग हुआ। जब अपनी बिल्डिंग गिरने लगी, जब इजराइल के अंदर लगातार बिल्डिंग्स गिरने लगी, जब मिसाइलें लगातार इजराइल पे बरसने लगी, जब यह लगा कि कुछ रोज और अगर यह जंग चली तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो 12 दिन में जंग रुक गई। अगर हमास के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम होता, वो ताकत होती, तो यह जंग भी 15 दिन में रुक गई होती। जंग इसलिए चल रही है क्योंकि हमास के पास वो हथियार नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, इसलिए जंग चल रही है। कतर के पास सब कुछ है, सऊदी अरबिया के पास सब कुछ है। अभी खबर आई थी कि चाइना से भी हथियार खरीदेंगे, लेकिन हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, चलाने के लिए जिगरा चाहिए। और जब तक वो नहीं पैदा होगा, अरब मुल्कों को इजराइल कुछ नहीं समझेगा और अपने ग्रेटर इजराइल के ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो गुस्सा है, ये जो बयानात हैं, ये सिर्फ 2 वजहों से हैं। पहला डर हर बादशाह को यह है कि कहीं अवाम हमारे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे कि हम सड़क पर आ जाएं।
और दूसरा डर यह है कि इजराइल कहीं हम ही को निशाना ना बना दे, कल को हम ही को ना मार दे। इसके अलावा फलस्तीन के लोगों के लिए अगर इनके सीने में कुछ भी धड़कता होता तो ये कब का फलस्तीन की जंग रुकवा चुके होते। मत भूलिए कि जिस समय फलस्तीन में बच्चे औरतें मारे जा रहे थे, ट्रंप आया था मिडिल ईस्ट में और इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए, नाच रहे थे, गा रहे थे, ऐसे उसका स्वागत कर रहे थे जैसे ये गुलाम हो और वो शहंशाह हो। उस समय अगर पकड़ के ट्रंप को शर्त लगा सकते कि हम सब देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त एक ही है कि गजा के अंदर जंग रोको, तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए इन सारी बातों, इन सारी मीटिंग्स, इन सारे रेजोल्यूशन का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक ये लोग वाकई कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कम से कम गजा के अंदर जो जेनोसाइड चल रहा है वो तुरंत बंद हो। अगर ये कर पाते हैं तो कोई बात है, वरना बातें हैं, बातों का क्या। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।